अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। देखिए, जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं या हम उसे डिस्चार्ज करते हैं, तो अभी तक हमने जो सर्किट पढ़ा था उस सर्किट के अंदर हम क्या करते थे, कैपेसिटर के साथ एक बैटरी अटैच कर देते थे। देखिए, इस तरह का हम सर्किट बनाते थे कि ये दो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स के साथ क्या करते थे, एक बैटरी अटैच कर दी और हम कहते थे कि ये आपके पास सर्किट हो गया कैपेसिटर का। ठीक है, वोल्टेज और कैपेसिटर। लेकिन कभी भी रियलिटी में कैपेसिटर को डायरेक्ट बैटरी से अटैच नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि हमें कोई कंट्रोलिंग डिवाइस साथ में लगानी पड़ती है, और वो कंट्रोलिंग डिवाइस कौन है? रेजिस्टर। तो कैपेसिटर को डायरेक्टली कभी भी बैटरी से अटैच नहीं किया जाता। वो तो आपको सिर्फ सिंपल समझाने के लिए ये बात थी ना कि सर्किट किस तरह का था, तो हमने इस चीज को उस वक्त आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि बैटरी किस तरह से कैपेसिटर को चार्ज करती है बता दिया। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में जो सर्किट अब मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं ये है कि रेजिस्टर भी इसके साथ क्या होगा, कनेक्टेड होगा। और ये रेजिस्टर यहाँ पर जब हम कनेक्ट करते हैं, एक एक तो ये काम है कि हम रेजिस्टेंस के बारे में समझते हैं कि रेजिस्टेंस हमेशा करंट को अपोज करेगी। इसको हम इस तरह भी तो कह सकते हैं ना कि रेजिस्टेंस हमेशा करंट को कंट्रोल करती है। कंट्रोल का भी वर्ड इसलिए यूज किया जाता है कि कितना करंट, अमाउंट ऑफ करंट आप भेजना चाहते हैं, तो वो आर की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। आर जितना कम होगा करंट उतना ज्यादा होगा, तो एक तरह से कंट्रोल हो गया ना। तो अब यहाँ पर देखें कि चार्जिंग किस तरह होगी और डिस्चार्जिंग किस तरह होगी। तो सबसे पहले सर्किट को डिस्कस कर लेते हैं। सर्किट में आपको एक बैटरी नजर आ रही है, और इस बैटरी से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, और वो करंट कौन सा है? कन्वेंशनल करंट है। तो यहां से करंट चलना शुरू हुआ। मैंने यहाँ पर की को किस तरह कनेक्ट किया हुआ, तो अगर आप देखें तो सर्किट किस तरह से कनेक्टेड है और करंट कहाँ जाना चाहिए, तो वो मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये देखें, ये करंट आएगा। अब करंट यहाँ जंक्शन पे पहुंचा, तो देखिए जंक्शन पे पहुंचने के बाद हमने कहा करंट डिवाइड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आगे से रास्ता बंद है, करंट तो आगे जा नहीं सकता। तो करंट बड़ा स्मार्ट है, करंट हमेशा उस रास्ते को फॉलो करेगा जहां पे उसको आगे जाने का रास्ता मिलेगा, लेकिन वो नहीं जो कि डिसकनेक्टेड है। तो इसलिए करंट ने कहा जाना है? अपवर्ड। इसका मतलब सारा करंट कहाँ जाएगा? अपवर्ड। फिर करंट कहां से गुजरेगा? इस रेजिस्टर से। ये रेजिस्टर से आर, और उसके बाद फिर यहां पर जब करंट पहुंचेगा तो यहां पर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और फिर ये सर्किट से करंट इसी तरह से क्या करेगा, अपना लूप कंप्लीट कर लेगा। तो आप देखें यहां पर आपके पास सर्किट कंप्लीट हो गया ना। और कंप्लीट होने का मतलब करंट कहां कहां से गुजरा है, तो वो आपको इसके अंदर क्या हो गया, शो हो गया। ये करंट की वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अब ये बात हो गई किसके लिए? चार्जिंग के लिए। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर इस वक्त क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। अब कैपेसिटर डिस्चार्ज कैसे होगा? तो डिस्चार्ज के लिए अगर आप देखें, मैंने की को कैसे कनेक्ट कर दिया। अब की को मैंने बैटरी से हटा दिया। अब जरा सर्किट कैसे क्या करंट फ्लो करवाएगा। तो हमने कहा कि करंट जब फ्लो कर जाता है तो इस प्लेट के ऊपर क्या था? पॉजिटिव चार्ज, और इस प्लेट पे क्या चार्ज था? नेगेटिव। क्योंकि कैपेसिटर क्या हो गया? चार्ज हो गया। ये कैपेसिटर है और ये है रेजिस्टर। तो करंट तो हमेशा फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अब करंट कैसे फ्लो करेगा? अब करंट इस तरह फ्लो करेगा कि ये जो चार्ज है वो इसमें से जाएगा, रेजिस्टर में से पास होगा। ठीक है। और इसी तरह से ये सर्किट में अब जंक्शन से करंट आगे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे तो डिस्कनेक्टेड है। तो करंट हमेशा उस पाथ को फॉलो करेगा जो क्लोज पाथ है। करंट हमेशा क्लोज पाथ के अंदर फ्लो करता है। तो आप देखें कि ये मैंने क्यू की वैल्यू को शो किया है कि भाई ये करंट क्यू अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? करंट है। अब जरा देखें कि हो क्या रहा है कि जब चार्जिंग थी तो चार्जिंग में करंट किस तरह फ्लो कर रहा था? क्लॉकवाइज। चार्जिंग के वक्त करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज। और जब डिस्चार्जिंग हो रही है तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बात तो पहले ही समझ आ गई कि जब हम क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज को हम कह देते हैं लेट से कि ये पॉजिटिव करंट है। जब डिस्चार्जिंग का टाइम आएगा तो डिस्चार्जिंग के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट होनी चाहिए। तो वो चीज क्या है? नेगेटिव के अंदर। ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट के अंदर हम यहाँ पर यही शो कर देते हैं कि बैटरी है, तो बैटरी से ये करंट क्या होगा? फ्लो करेगा इस तरह से। ठीक है। और ये करंट जो है ये कैसा है? ये करंट है क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज के लिए मैं क्या यूज कर लेता हूँ? पॉजिटिव आई। ठीक है। तो ये आपके पास है क्लॉकवाइज करंट, इस तरह से क्लॉकवाइज। जबकि डायरेक्शन ऑफ करंट जब डिस्चार्जिंग होगी तो फिर क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। और उस रिवर्स में
ये आपके पास कैपेसिटर की प्लेट्स थी जिन पर एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज था। और अब आप देखें तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है। और इस रिवर्स है। डायरेक्शन ऑफ करंट की वजह से जी, अब देखें ये डायरेक्शन ऑफ करंट तो हो गया। अब इस डायरेक्शन ऑफ करंट के बाद हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं टाइम कांस्टेंट। अब ये टाइम कांस्टेंट क्या होता है, क्योंकि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के अंदर ये टाइम कांस्टेंट ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। देखिए टाइम कांस्टेंट को सबसे पहले तो हम प्रूव कर लेते हैं कि जो टाइम कांस्टेंट है ये आरसी के बराबर है, तो इसकी जो डायमेंशन है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए दोनों तरफ। तो मैं एक ही तरफ अगर इस चीज को प्रूव कर लूं कि टाइम इज इक्वल्स टू आर सी, यहाँ पर आर की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से। तो v इज इक्वल्स टू होता है आई आर, तो आर बराबर होगा v अपॉन आई के। जबकि c को अगर मैं निकालूं तो q बराबर होता है सी वी के, तो c बराबर होगा q अपॉन v के। अगर इन दोनों चीजों का r और c की जगह पुट कर दें तो आप देखें एक तरफ आ जाएगा v अपॉन आई और एक तरफ c की जगह क्या आ जाएगा, q अपॉन v। तो ये v से ये v क्या हो गया, कैंसिल। और q अपॉन आई करंट का फार्मूला है ना, और q अपॉन आई किसके बराबर होता है, टाइम के। तो अगर आप देखें दोनों साइड पर क्या आ गया, टी आ गया। इसका मतलब ये हुआ ये जो आरसी कांस्टेंट है ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को। और ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जिसमें कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम चार्ज का 63% एनर्जी या 63% जो वैल्यू है वो क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। तो इस चीज को मैं ये लिखूं चार्जिंग में, टाइम, ये जो आरसी कांस्टेंट है ये क्या है, वो टाइम है ड्यूरिंग विच ड्यूरिंग विच 63% of maximum 63% of maximum charge will be stored। तो इसका मतलब एक टाइम कांस्टेंट के अंदर कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू का कितना चार्ज स्टोर कर देगा, 63%। ठीक है। जबकि डिस्चार्जिंग में अगर यही स्टेटमेंट लिखूं तो वहां पर स्टेटमेंट क्या होगी, तो वहां पर हम ये लिखेंगे टाइम ड्यूरिंग विच 37% ड्यूरिंग विच 37% of maximum 37% of maximum charge will be stored, सॉरी will be stored नहीं, will be remaining, क्योंकि जितना चार्ज आपने स्टोर किया उतना ही तो डिस्चार्ज होगा ना। तो ये चार्जिंग या डिस्चार्जिंग डिपेंड किस पे करती है, इस इक्वेशन के ऊपर। जैसा कि इस इक्वेशन में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो Q है इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस चार्ज, यानी कि उस इंस्टेंट पर क्या चार्ज होगा। फिर Q नॉट क्या है, मैक्सिमम चार्ज। फिर ये जो आर सी है इसे हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। और ये जो स्मॉल टी है ये है टाइम। और ई जो है ये है एक्सपोनेंट का साइन, जो चार्ज फॉलो करता है। अभी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में से हम देखेंगे कि ये कर्व एक्सपोनेंशियल है, यानी लीनियर नहीं है। ये नहीं कह सकते कि जैसे जैसे आपके पास टाइम बढ़ेगा तो वैसे वैसे चार्ज भी उतना ही बढ़ेगा, तो ये इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पर जो स्लोप बनता है वो डिक्रीजिंग स्लोप बनता है, और क्यों बनता है उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम ये डिस्कस कर लें कि जो बात हमने ऊपर स्टेटमेंट में लिखी है कि एक टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर अपनी टोटल वैल्यू का 63% चार्ज होता है, तो वो कैसे होता है। तो देखें इक्वेशन में मैं लिखता हूं Q इज इक्वल्स टू Q नॉट, और ये हो जाएगा 1 माइनस ई माइनस टी अपॉन, अब आरसी जो है वो किसके बराबर है, वो भी टी के बराबर है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक टाइम कांस्टेंट के लिए इसे पुट करना है, फॉर वन टाइम कांस्टेंट। तो वन टाइम कांस्टेंट में मैंने आरसी को किसके बराबर ले लिया, टी के बराबर, वन टाइम कांस्टेंट। तो अब अगर आप देखें ये टी से ये टी क्या हो जाएगा, कैंसिल। और ई की पावर -1, इसको अगर आप देखें तो ये होता है 1 अपॉन ई। और 1 अपॉन ई कॉन्स्टेंट है कैलकुलेटर के अंदर, और इसकी वैल्यू आती है 1 माइनस 0.368। ये जो एक्सपोनेंट है ना ये कांस्टेंट है। कैलकुलेटर में आप एक्सपोनेंट की वैल्यू निकालेंगे, 1 को डिवाइड करें इस एक्सपोनेंट से तो आंसर आ जाएगा 0.36। ठीक है।
तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा Q इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.368 कितना हो जाएगा 0.632। ठीक है, और इस 0.632 को मल्टीप्लाई करें 100 से तो आंसर आ जाता है 63.2% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। तो ये देखें, इक्वेशन से वही बात प्रूव हो गई ना जो कि हमने स्टेटमेंट के अंदर लिखी कि एक टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर कितना चार्ज होता है। अच्छा, अब यहां पर एक और पॉइंट भी है कि जब हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हैं तो देखिए यहां पर मैं इसको भी प्रूफ कर देता हूं। Q इज इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई माइनस टी अपॉन टी। ठीक है ना, आरसी की जगह क्या पुट कर दिया, टी पुट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर 1 माइनस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्सपोनेंट है। ठीक है ना, क्योंकि ये डिस्चार्जिंग के लिए। तो डिस्चार्जिंग की इक्वेशन को अगर आप देखें तो उस इक्वेशन के अंदर लिखा हुआ है ई माइनस टी अपॉन टी। अब ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो Q बराबर हो जाएगा Q नॉट, और यहां आंसर आ जाएगा 0.368, और 0.368 को मल्टीप्लाई करें 100 से तो आंसर कितना आ जाता है 36.8% ऑफ Q नॉट। अब ये 36.8 को ही राउंड ऑफ करके 37 का हुआ है। ठीक है ना, ये जो मैंने स्टेटमेंट बताई थी 37 की राउंड ऑफ करके बताया था। एग्जैक्ट आंसर कितना है 36.8। इसका मतलब ये होगा कि एक टाइम कांस्टेंट के अंदर जो कैपेसिटर के पास रिमेनिंग चार्ज बचेगा, रिमेनिंग, वो रिमेनिंग कितना होगा, वो होगा 36.8। ठीक है, और अगर देखा जाए तो ये वही बात कह रहा है कि जितने आपके पास चार्ज स्टोर हुए उतने ही उस टाइम कांस्टेंट के अंदर क्या होंगे, डिस्चार्ज होंगे, क्योंकि कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम सेम होता है। अगर हम इसको दूसरे टाइम कांस्टेंट में देखें कि उसकी वैल्यू क्या होगी, तो अगर आपने ये प्रूफ करना है कि सेकंड टाइम कांस्टेंट के अंदर कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाएगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे आपकी बुक के अंदर ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। अगर देखा जाए तो 5 टाइम कांस्टेंट के बाद जो कैपेसिटर होता है ना, वो अपनी टोटल वैल्यू का 99% चार्ज हो जाता है, 99.9%। जब आप कितने टाइम कांस्टेंट के लिए उसे सॉल्व करते हैं, आप 5 टाइम कांस्टेंट के लिए उसे अगर सॉल्व करें ना तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर होगा कि वो तकरीबन 99.9% जो है वो क्या हो जाता है, चार्ज। अच्छा, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सॉल्व कर देखिएगा अपनी प्रैक्टिस के लिए। आपने करना ही है, यही इक्वेशन दोबारा लिखनी है। इस इक्वेशन में जहां आपने लिखा ना T इज इक्वल्स टू आर सी, तो वहां पर आप क्या करें, आर सी की जगह पर लिखें 5T। ठीक है, आर सी की जगह क्या लिखें, 5T। तो जब आप 5 टाइम कांस्टेंट के लिए करेंगे तो आप इसे सॉल्व कर देखिएगा, आपका आंसर 99.9% ऑफ Q नॉट आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब जरा देखें, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी हुई है कि चार्ज और जो पोटेंशियल होता है वो आपस में क्या होता है, प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, ये बात हमने पढ़ी है ना, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, V के। तो जो इक्वेशन मैंने Q के लिए लिखी है, क्या वही इक्वेशन मैं पोटेंशियल के लिए लिख सकता हूं? कैसे लिखूंगा, V इज इक्वल्स टू V नॉट 1 माइनस ई माइनस टी अपॉन आर सी। तो देखें, उसी इक्वेशन में जहां जहां Q लिखा था वहां मैंने क्या लिख दिया, V लिख दिया। क्यों? क्योंकि Q और V आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे Q बढ़ता है वैसे वैसे V भी क्या होता है, बढ़ता है। इसी तरह डिस्चार्जिंग के लिए भी क्या करूंगा, जहां जहां Q लिखा हुआ है वहां वहां आप क्या लिख दें, V नॉट लिख दें। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस टी अपॉन आर सी। ये आपकी बुक के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि पोटेंशियल जो है, लेकिन ये बात क्योंकि आसान समझना इसलिए है क्योंकि Q और V आपस में प्रोपोर्शनल है। तो जिस तरह चार्ज की इक्वेशन बनती है उसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वेशन बनेगी। तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको लिखवा दी है। लेकिन आपकी बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने चार्ज को ही एक्सप्लेन किया हुआ कि चार्ज को किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। जैसा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी करिकुलम के अंदर गिवन है, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखें तो इसमें मैं सबसे पहले ग्राफ बनाता हूं Q और T का। यहां पर है चार्ज Q और यह है T। ठीक है, यह है Q और यह है T। एक ग्राफ है चार्जिंग का, एक ग्राफ है डिस्चार्जिंग का। अब चार्जिंग के ग्राफ में अगर आप देखें तो चार्जिंग के ग्राफ के अंदर आपको नजर आ रहा है कि ये जो आपके पास है ब्लू कलर की लाइन, ये ब्लू कलर की लाइन 63% की वैल्यू को जल्दी टच कर रही है। देखें ये है, जबकि जो ग्रीन वाली लाइन है वो 63% को बाद में टच कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लू कलर की लाइन है उसका टाइम कांस्टेंट कम है, उसका टाइम कांस्टेंट कम है। तो मैं लिख देता हूं कि ये आरसी है स्मॉल,
और ये आरसी है लार्ज, तो यहां लिख सकते हैं स्मॉल आरसी। ये है स्मॉल आरसी। स्मॉल आरसी का क्या मतलब है? इसका मतलब या तो कैपेसिटर छोटा है या रेजिस्टर्स के अंदर स्मॉल लगा हुआ है। तो अगर कैपेसिटर छोटा है तो जल्दी चार्ज हो जाएगा ना, और अगर रेजिस्टर छोटा लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसमें से करंट ज्यादा जाएगा और वो कैपेसिटर को जल्दी चार्ज कर देगा। तो स्मॉल आरसी आपको बताता है रैपिड चार्जिंग। स्मॉल आरसी मींस रैपिड चार्जिंग, जबकि लार्ज आरसी मींस क्या है? लार्ज आरसी मींस स्लो चार्जिंग। क्यों? क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा ना चार्ज होने में, स्लो चार्जिंग। ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज को अगर हम देख लेते, ये जो आपके पास लाइन है आरसी, ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करी है? स्लोप को। तो अगर मैं इसको स्लोप के साथ डिस्कस करूं तो देखिए ये होगा कि स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरसी। जिस आरसी की वैल्यू कम है उसका स्लोप क्या है? ज्यादा है। ठीक है ना, जिसके आरसी की वैल्यू कम है। तो देखिए कैसे, क्या आपको पता चल रहा है कि ये जो ब्लू वाली लाइन है इसका स्लोप ज्यादा है, जबकि जो ग्रीन वाली लाइन है उसका स्लोप कम है। ठीक है ना, एक जेंटल स्लोप है, एक स्टीप स्लोप है। कौन सा जेंटल है? ग्रीन वाला। जबकि ब्लू वाला क्या है? ये स्टीप स्लोप है। ठीक है ना, तो दोनों में फर्क नजर आ रहा है। स्मॉल आरसी, जिसका आरसी कम है उसका स्लोप ज्यादा है, और स्लोप ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि रैपिड चार्जिंग है। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जिंग या डिस्चार्जिंग क्या है उसकी ज्यादा है। तो मैं इस चीज को इस तरह भी लिख सकता हूं कि स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेट ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के। इसमें रैपिड चार्जिंग और स्लो चार्जिंग की बात हो गई। अब जरा डिस्चार्जिंग पे आ जाए। तो डिस्चार्जिंग में हमने यही डिस्कस किया था ना कि ये एक दफा जब डिस्चार्ज होता है तो रिमेनिंग चार्ज कितना रह जाता है? 37%। 36.8 है, मैंने राउंड ऑफ करके 37 लिखा हुआ। ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखें, अगेन ब्लू और ग्रीन लाइन है। देखो जैसे ब्लू स्मॉल आरसी था तो जल्दी चार्ज हुआ था। तो अगर जल्दी चार्ज है तो मैंने आपसे कहा था कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम सेम होता है। तो अगर ये जल्दी चार्ज हुआ तो जल्दी डिस्चार्ज भी होना चाहिए ना, क्योंकि स्मॉल है। तो फिर मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ये जो ब्लू वाला है ये स्मॉल आरसी है, और स्मॉल आरसी की वजह से इसके बारे में हम कहेंगे ये रैपिड डिस्चार्ज होगा। रैपिड डिस्चार्ज क्यों? क्योंकि रैपिड चार्ज भी तो हुआ था। तो इसे हम लिखेंगे रैपिड डिस्चार्ज। जबकि अगर मैं ग्रीन लाइन की बात करूं तो ग्रीन लाइन के बारे में क्या है कि इसका जो टाइम कांस्टेंट है वो लार्ज है। देखें, लार्ज आरसी, देर में डिस्चार्ज हो रहा है। ये था स्मॉल आरसी, जल्दी डिस्चार्ज हो गया था। तो ये जो ग्रीन है इसके बारे में मैं लिखता हूं कि ये है लार्ज आरसी, और अगर ये लार्ज आरसी है तो इसका मतलब ये स्लो डिस्चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज भी तो स्लो हुआ था, स्लो डिस्चार्जिंग। ठीक है, तो ये आपके पास है इसकी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का ग्राफ, कि किस तरह से चार्जिंग होती है और किस तरह से डिस्चार्जिंग होती है। अच्छा, अब इसी ग्राफ को अगर मैं वी के लिए ड्रॉ करूं तो अभी मैंने आपको बताया था क्यू और वी आपस में क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल। तो जो ग्राफ आपने क्यू के लिए बनाया है वही ग्राफ आप किसके लिए बना सकते हैं? वी और टी के लिए। यही ग्राफ किसके लिए होगा? वी और टी के लिए। और इसके अंदर भी यही है। ठीक है, कि ब्लू वाला जो है वो जल्दी से अपने पोटेंशियल को पहुंच जाता है, जबकि ग्रीन वाला जो है वो देर में पहुंचता है। तो अगेन वही चीज आ जाएगी कि एक चीज जल्दी वोल्टेज अपना गेन कर लेती है क्योंकि वो रैपिड चार्जिंग करती है, तो इसलिए पोटेंशियल भी उनका बढ़ जाता है। और एक जो है वो अपनी चार्जिंग को क्या करती है? डिस्चार्ज करती है, तो वो जल्दी करती है। और दूसरे में वो जो डिस्चार्जिंग है वो भी क्या होती है? स्लो होती है। तो क्यू टी ग्राफ वी टी ग्राफ क्या है? वो एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं या सेम होते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।